एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो है लैंग्वेज 2 जिनका भी रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर लैंग्वेज सेकंड हो, क्योंकि जो हिंदी पैडागोजी होती है वो सेम होती है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस क्वेश्चन घुमाकर दे दिए जाते हैं, बाकी कंटेंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास डेली 3 बजे हो रही है, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक अध्यापक का विश्वास है कि मुक्त लेखन से जो है उसके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल मजबूत होंगे। मुक्त लेखन से तात्पर्य है, यानी जो मुक्त लेखन होता है, तो मुक्त लेखन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे कि मुक्त लेखन में दे दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि पर जो है एक ऐसे लिखें या निबंध लिखें, या फिर जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें क्या है या फिर इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मुक्त लेखन में होता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 500 ही शब्दों में लिखना है या फिर जो है 10 शब्दों में लिख के आंसर देना है। इसमें जो है मुक्त लेखन होता है, आप कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जो है दर्शा सकते हो, लिख सकते हो। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पहला है किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया लेखन, ये आपका नहीं होगा। मुक्त जो है चित्रकारी पर आधारित लेखन, ये भी नहीं होगा। मानस में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें लेखन के नियमों को ध्यान में रखे बगैर लिखने पर आधारित लेखन, जी हाँ, जो दिमाग में आपके थॉट आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, पूरी छूट है आपको। यानी कि बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस यही ऐसे ही वर्ड प्रयोग करने हैं, ये वर्ड प्रयोग नहीं करने हैं, यानी मुक्त लेखन है, किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि लेखन प्रक्रिया के चरण, यानी लेखन प्रक्रिया का जो चरण होता है वो कौन कौन सा है। तो प्रकाशन से आरंभ होते हैं, या फिर मानस चित्रण पर समाप्त हो जाता है, या फिर मानस मंथन से आरंभ होते हैं, या फिर समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा, यानी लेखन प्रक्रिया का जो चरण होता है, तो फर्स्ट चरण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मानस मंथन से आरंभ होते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट आता है कि यस मुझे क्या क्या इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई ये दे दिया गया है टॉपिक, इसके बारे में आपको लिख करके लाना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है, तो उससे रिलेटेड पहले आपके दिमाग में थॉट चलेगा कि इसको हमको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको हमको इंटरेस्टिंग बनाना है, क्या क्या हमको इसमें ऐड करना है। ये सब कुछ पहले आपके दिमाग में प्रोसेस होगा, देन आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो मानस मंथन से जो है आरंभ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि दैनिक जो है समाचार पत्र पठन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी दैनिक समाचार जो पत्र होते हैं पढ़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हो। तो जो दैनिक समाचार यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो हेडलाइन दी होती हैं आप उनको पढ़ लेते हो, और हेडलाइन के पढ़ने के जो है अकॉर्डिंग या फिर पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या बात कही गई होगी। यानी मोटा मोटा एक डाटा आपको मिल जाता है कि यस इसके अंतर्गत ये मेंशन किया गया होगा और किसके बारे में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये विस्तृत पठन होगा, या फिर बारीकी से पठन होगा, या फिर विस्तार पूर्वक पठन होगा, या फिर सरसरी तौर पर पठन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी सरसरी तौर पर पठन है। क्योंकि सरसरी तौर पर आप पढ़ लेते हो हेडलाइन को और आपको ये समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बारीकी से पठन यानी आप हर एक चीज़ को समझ रहे हो, हर एक पॉइंट को समझ रहे हो, तो ये आपका बारीकी से पठन होगा। विस्तृत पठन भी यानी आप हर चीज़ को डिटेल में जा रहे हो, तो ये आपका विस्तृत पठन होगा। लेकिन सरसरी तौर पर अगर आपने हेडलाइन को पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 4, जिसमें पूछा है
कक्षा जो यानी कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्वक गतिविधि में संलग्न किया है। यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा? यानी गतिविधि पूर्वक यानी एक्टिविटी के माध्यम से जो है टीचर जो है वो कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनको एक्टिविटी के माध्यम से इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से जो है अध्यापक को मदद देगा, ये यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला है पाठ्य सामग्री के सारांशीकरण में मदद करेगा, तो ये आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में मदद करेगा, यानी बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ऐड करने में जो है मदद करेगा, उसको जोड़ने में जो है मदद करेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से जो भी लर्निंग होती है वो आपकी बेहतर होती है। उसमें जो है बच्चा चीज़ों को समझ लेता है और जो है जो सीखता है वो लॉन्ग टाइम भी चलता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं को प्रवाह के साथ बोल सकता है उसे क्या कहा जाएगा? यानी कि जो विभिन्न भाषाएं होती हैं प्रवाह के साथ, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आप तेलुगु भी बोल पाते हो, आप मराठी भी बोल लेते हो, आप कन्नड़ लैंग्वेज भी प्रयोग कर रहे हो, आप गुजराती भी बोल पा रहे हो, आप अवधी भी बोल पा रहे हो, तो ये जो आप कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आराम से बोल रहे हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? द्विभाषी वक्ता कहा जाएगा, या फिर बहुभाषी कहा जाएगा, या फिर एकल जो है भाषी वक्ता कहा जाएगा, या फिर भाषा वैज्ञानिक कहा जाएगा? तो नॉर्मल सी बात है, आप जब विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, आप अच्छे से बोल पा रहे हो, तो बहुभाषी होगा, यानी आपको बहुत सारी लैंग्वेज बोलना आ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ये दो से ज़्यादा लैंग्वेज अगर आप बोल पा रहे हो, आपको 4 आती हैं लैंग्वेज, 5 आती हैं, तो ये क्या है, बहुभाषी हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कक्षा 6 की विद्यार्थी, ठीक है, गीतिका कुछ शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर पाती है। अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहेंगे, ये यहाँ पर बताना है। यानी कि एक बच्ची है, उसको उच्चारण यानी पढ़ने में समस्या हो रही है, ठीक है, तो टीचर वहाँ पर उसकी मदद कर रही है, यानी इसके फोल्डिंग दे रही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? तो पुनर्बलन है, मदद या फिर सहारा देना है, या फिर अनुकूलन है, या फिर मॉडलिंग है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, मदद देना या फिर सहारा, यानी इसके फोल्डिंग होगा, क्योंकि जहाँ पर भी हम टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत है वहाँ पर हम उसकी मदद कर रहे हैं किसी भी रूप से, वो हमारा इसके फोल्डिंग हो जाता है, क्योंकि इसके फोल्डिंग का मतलब ही हुआ टेम्परेरी हेल्प देना। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो भाषा अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे? यानी दृष्टिबाधित बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो जो बच्चे का सेंस वीक है उस पर हम ध्यान न देते हुए जो बच्चे के सेंस स्ट्रांग है, जैसे बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है लेकिन उसको सुनने में समस्या नहीं होगी, वो एक्टिविटी के माध्यम से भी सीख लेगा, ठीक है, तो हम बाकी सेंस का प्रयोग करके उसकी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है। उसके लिए विशेष अध्यापक का प्रबंध करने के लिए प्रशासन से कहोगे कि बच्चे को दिख नहीं रहा है, इसके लिए आप विशेष अध्यापक लाओ, ये आपको नहीं करना है। उसके साथ सामान्य विद्यार्थी के रूप में व्यवहार करना और श्रव्य सामग्री द्वारा उसे सहयोग देना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है लेकिन बच्चे को सुनने में समस्या नहीं है, उसको सुननाई बहुत अच्छे से दे रहा है, बट उसको सिर्फ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है यानी देखने का जो सेंस है उसका वीक है, तो उस पर हम जो है प्रयोग ना करते हुए बाकी सेंस उसके स्ट्रांग है उसका प्रयोग करते हुए हम लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, जिसमें पूछा है एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण करके
उनके अधिगम व प्रगति का आकलन करता है। इस आकलन को क्या कहेंगे, ये बताना है। रचनात्मक है, योगात्मक है, या फिर निपुणता है, या फिर सतत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ये जो है बताना है। तो यहाँ पर रचनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो है सूचना संग्रहण करके उनकी अधिगम और प्रगति का आकलन हो रहा है, और साथ ही गतिविधियों के माध्यम से, यानी एक्टिविटियाँ हो रही हैं, तो रचनात्मक ही होगा। योगात्मक में आपको नंबर दिए जाते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। निपुणता नहीं होगा, सतत भी नहीं होगा, रचनात्मक होगा, यानी कि राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कक्षा 7 के अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है। उसके द्वारा विकसित परीक्षणों, यानी कि मदद को क्या का जो है मतलब जो है परीक्षण मदों का क्या उद्देश्य है, ये यहाँ पर बताना है। लेखन कौशल का आकलन कर रहा है कि बच्चा जो है लिख रहा है वो कैसा लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला है शिक्षार्थी श्रुत लेख लिख सकते हैं, ये होगा। या फिर शिक्षार्थी किसी पात्र के बारे में वर्णन कर सके, या फिर शिक्षार्थी विचारों को संबंधता और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सके, या फिर शिक्षार्थी प्रश्नों को समझ सके और अपने उत्तर लिख सकें। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि लेखन कौशल का आप आकलन कर रहे हो, तो शिक्षार्थी विचारों को जो है संबंधता और व्यवस्थित जो है तरीके से अभिव्यक्त कर सके, यानी कि वो जो लिख रहे हैं उनको, ये जो लिख रहे हैं वो एक मीनिंगफुल हो, कम से कम पढ़ने में समझ में आए कि हाँ क्या लिखा गया है, और साथ ही जो है लिखने के अनुसार, यानी हर एक जो शब्द है, एक वाक्य है, वो व्यवस्थित क्रम में हो। तो ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हैंड राइटिंग आपका सेकंड हो जाएगा। एटलीस्ट बच्चा क्या लिख रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, ये जो है लेखन की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी हैंड राइटिंग कैसी है वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, श्रुत लेखन। ये आपका नहीं होगा, जो है पात्र को समझ पाए, जो है किसी पात्र के बारे में वर्णन कर पाए, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है पाठ्य सामग्री पढ़ने के बाद अध्यापिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उनके पठन बोध के संवर्धन के लिए उन्हें पठन के बाद की गतिविधि में संलग्न किया। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का कार्य वह चुनेगी, यानी कि जो है पढ़ने के बाद जो है क्या गतिविधि में इनको संलग्न करना चाहती है, तो कौन सी जो है पठन के बाद वो कार्य करेंगी। पहला है पाठ में आए शब्दों का श्रुतलेख देना, यानी जो पाठ में शब्द आए थे उनको आप श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, ये काम दोगे। या फिर पढ़े गए पाठ के बारे में 7 या 8 वाक्य लिखने के लिए कहना, यानी जो पढ़ाया गया है उसके लिए आप फिर कहोगे बच्चों से कि 7 और 8 वाक्य वो लिख कर दिखाएं। या फिर पढ़े गए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने के लिए, तो रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्नों उत्तरों को देखकर अपनी कॉपी में लिखना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, क्योंकि जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें पाठ में जो आए शब्द हैं या फिर जो वाक्य हैं उनको 7 से 8 बार लिखने के लिए कहोगे। अब ऐसे में बच्चा ध्यान देगा कि कौन कौन से शब्द रिपीट हुए थे, या फिर कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड होगा। इससे ये समझ में आएगा कि आखिर बच्चे ने जो है जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो बच्चा समझ पाया है या फिर नहीं समझ पाया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी समीक्षा एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य है, तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 का। पहला है अपने सहपाठियों की गलतियाँ निकालने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आपका राइट नहीं होगा क्योंकि आप बच्चों की गलतियाँ निकाल रहे हो। सहपाठी को जो है रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि से सहायक होगी। या फिर विद्यार्थियों के लेखन का मूल्यांकन करने में अध्यापक की मदद करना, या फिर लेखन हेतु विचारों को संबंध करना और अनुच्छेद लिखना। तो
तो 11 का कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, यानी कि जो प्रतिपुष्टि दोगे वो सकारात्मक होनी चाहिए, रचनात्मक हो। बच्चे को जो है ये फील ना हो कि उसके द्वारा गलती हुई है या फिर जो है उसमें उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े। आप ऐसी प्रतिपुष्टि दोगे, अगर बच्चे के द्वारा गलती भी हुई है तो आप उससे ये कहोगे कि गलती तो हुई है बट आप इससे भी बेहतर कर सकते हो अगर आप प्रयास करोगे, यानी कि सकारात्मक जो है प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताया गया है एक कुशल पाठक बनने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन के जीवन से कोई भिन्न विषयों से अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना सीखना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुशल पठन डैश डैश है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी रचनात्मक। ठीक है, यानी रचनात्मक जो है यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि प्रतिदिन जीवन से और भिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान का आप इस्तेमाल कर रहे हो और साथ ही लिखित सामग्री के बारे में तर्क वितर्क भी कर पा रहे हो, तो ये आपका रचनात्मक के अंतर्गत जाएगा। यानी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तर्क वितर्क हो रहा है, वो आपका रचनात्मक के ही अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। प्रवाहपूर्ण ये नहीं होगा, विस्तृत नहीं होगा, डिकोड करना ये भी नहीं, रचनात्मक होगा, यानी जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 13 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, ये आपको बताना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पूछा गया है। तो पहला है अध्यापक कक्षा की विविध मतलब भाषिक संस्कृति का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही है, बट हमको नेगेटिव आंसर देना है। भाषिक और सांस्कृतिक भाषाएं भाषा अधिगम के लिए संसाधन का कार्य करती हैं, ये भी बात सही है। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के अवसर देते हैं, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव आंसर ही राइट हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न भाषाओं को कक्षा में ना तो स्वीकृत किया जाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यही आपका नेगेटिव है। क्योंकि बच्चे की जो भी लैंग्वेज है, जैसी भी उसकी मदर टंग है, हम उसको इंक्लूड करेंगे। आप उनको अलग थलग नहीं करोगे कि आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपकी मदर टंग जो है अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो। किसी भी सिचुएशन में हम बच्चे को अलग थलग नहीं करेंगे, जो भी उनकी मदर टंग रही है हम उसको इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि हम बच्चों को यानी कि जो भी बच्चे की भाषाएं हैं उसको हम स्वीकृत नहीं करेंगे, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 14 में पूछा है कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को आकलन के ऐसे अवसर देती है जहां विद्यार्थियों को स्वयं पहचानना है कि उनकी प्रगति या भाषा प्रयोग सही है या नहीं। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा, यानी कि बच्चों से खुद कहा जाता है कि आप खुद से जो है पहचानो कि जो भाषा का प्रयोग आपने किया है ये सही है या फिर नहीं है, यानी स्व आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्व आकलन यानी सिंपल सी बात फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि जहाँ पर भी हम खुद बच्चों से कह रहे हैं कि आप इसका असेसमेंट करो या फिर स्व मतलब खुद से जो है आकलन करके देखो कि कहाँ पर गलती हुई है कहाँ पर नहीं हुई है, तो इसका मतलब है स्व आकलन किया जा रहा है। योगात्मक आकलन में होता है कि आपको नंबर दिए जा रहे हैं, ग्रेड दिया जा रहा है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो ये आपका योगात्मक हो जाता है। समूह आकलन में होता है कि बच्चे ग्रुप में समूह में बने हुए हैं, 4-4 के समूह या फिर 5-5 के समूह हैं, फिर बच्चे खुद से यानी बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे द्वारा इतनी गलतियाँ हुई हैं या फिर तुम्हारे द्वारा इतने आंसर सही हुए हैं, तो ये हो जाता है समूह आकलन। सहपाठी आकलन यानी आप जिनके साथ पढ़ रहे हो, आपके जो क्लासमेट हैं उनसे जो है आप ऐसे ही पढ़ाई के दौरान जो है असेसमेंट कर रहे हो, तो ये आपका सहपाठी आकलन हो जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्व आकलन की बात हुई है। नेक्स्ट है लेखन का वह कौन सा प्रकार है जो है तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें सामने लाता है। तो वर्णनात्मक लेखन है या फिर व्याख्यात्मक है या फिर प्रत्याकारी लेखन है या फिर वृत्तांतमक जो है लेखन है।
तो 15 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी व्याख्यात्मक लेखन होगा, यानी तथ्यों की व्याख्या करता है तो व्याख्यात्मक लेखन होगा। नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। व्याख्यात्मक लेखन क्या होता है, ये जो है ऊंची क्लासों में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और उनकी जो लर्निंग होती है वो बेहतर हो चुकी होती है। ठीक है, इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है लेकिन टीचर जो है वो एक्टिव होता है। ये छोटी क्लासों में यानी 1 से लेकर 5th तक या फिर 8th तक अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी पैडागोजी में 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 15 नंबर का पैसेज होता है, तो पैसेज को भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें, देखते रहें, क्योंकि पैसेज जो है वो 15 नंबर का होगा और वो फोकट के नंबर आपको मिल रहे होते हैं। तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी सीटेट में बचा नहीं है। अब क्या करना है, लास्ट में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पैसेज और साथ ही एनालिसिस। जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी 14 एंड 15 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। डेली मेरे साथ 3 बजे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।